हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। तो बालक का जो विकास है यह शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों में बटा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर के पैरों की ओर। यह जो है शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्य अवस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो यह जो है आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, यही जो है एकदम स्पष्ट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायता होता है क्या कहलाता है। तो वह जो है कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। तो यह जो है सामाजिक कर्म को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। देखते हैं, लंबे समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को इसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। तो वह जो है केंद्रीकृत करेगी प्रदर्शित। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। तो यह जो है पूर्व संक्रियात्मक काल से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संपर्क करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव व गोत्सकी के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। तो यह जो है अधिगम के लिए पार का काम करेगी, यही इसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार
सहायक खोज किसमें सहायक है? तो यह जो है सहपाठी सहायक, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया है? तो यह जो है स्थानिक बुद्धि किया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो यह जो है बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो यही सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर, तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दावा ए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विधि तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना चाहिए। नहीं, एक सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पृथक नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? तो दंड और पुरस्कार का प्रयोग यह नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम बाल केंद्रित है। क्या है? बाल केंद्रित, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जिसे ADHD, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकर है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की अवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? तो यह जो है सृजनात्मक बुद्धि है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? तो वह जो है पढ़ने व लिखने में। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला देखते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। तो यह सही है। दूसरा देखते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। यह गलत है। और चौथा देखते हैं, बच्चे सामाजिक अंततः क्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं। यह सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो है बच्चों की सोच चिंतन को समझना, यही मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो पहला है मनोवैज्ञानिक कारकों से, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, और तीसरा है विद्यालय संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से नहीं है। तीनों सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को और बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? तो यह जो है सामाजिक संरचनावाद का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? तो वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी? तो पहला रटाकर, गलत। दूसरा दृष्टिकोण जना, यह सही है। तीसरा है समालोचनात्मक चिंतन, यह भी सही है। चौथा है खोजबीन, यह भी सही है। तो 2, 3, 4 तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित कराने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कथन ए। और कथन आर कहता है, अर्धपूर्ण अधिगम हो सके इसके महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अलीजा, जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? तो उसकी योग्यता में कमी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? तो बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करानी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं मैथमेटिक्स। क्वेश्चन देखते हैं पहला, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। उसमें 3 अंक हैं, तो 3 में तो सभी हैं। वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। तीसरा है, यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जिसमें 2 में दी गई विशेषता है और इसके पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर होगा। तो इसी को पहले इसको देख लेते हैं, यानी कि 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 6। तो डी को लेते हैं उठा के पहले, तो यानी कि 462। 462 को 2 से विभाजित करते हैं तो 2, 3, 7 दूना 14। हाँ ये सही है, 2 से विभाजित हो जाता है। फिर 3 से भी विभाजित देखते हैं, 462 को 3 से, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 3 चौके 12। हाँ 3 से भी हो जाता है, 7 से, तो हाँ 7 से भी हो जाता है लेकिन 5 से नहीं होता है। तो फिर क्वेश्चन के लास्ट में कहा है कि जोड़, यानी कि आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर होना चाहिए। तो 4 + 2 को जोड़ देते हैं तो 6 हो गया। तो आखिर बीच के अंक का 6 है, तो 6 हो गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। तो पहले 1 किलोमीटर का कितना लेते हैं, 1000 मीटर। ठीक, अब कहता है क्या कि 2/5वां भाग बराबर है। तो 1000 गुना 2/5, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो 200 हो गया। तो 2 दूनी 4, यानी कि 400 मीटर। तो 400 मीटर ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25, 35, 1 और 32, 55 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? तो पहले हम क्या लेते हैं, 25, 35, 1। तो 5 यहाँ है तो 5 और 5 के दाहिने क्या है, 1, तो यहाँ 0, यहाँ 5 है तो कितने अंक संख्या है, 3, तो 3 0, तो 5000 हो गया। उसके बाद 32, 55 का, तो 32, 55 का यहाँ 5 और यहाँ 50। ठीक, अंकित मान हो गया 5 5। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 5000 + 50 + 5 + 5 + 5 + 50 + 5, सबको जोड़ के 5125, नहीं 5125 ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 900 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपये किलो है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो यह वजन की 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे?
तो पहले हम देख लेते हैं क्या कि फिशिंग में 900 यानी कि 9000 किलो है ताज़ी मछली, तो 9000। उसके बाद देखते हैं कि ताज़ी मछली सूख जाती है 1/3। ताज़ी मछली कितनी सूखती है? 1/3। तो अब सूखी मछली 9000 गुना 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 3000 kg अब सूखी मछली हो गया। तब इसका मूल्य कितना है? 120 रुपया सूखी मछली का। तो सूखी मछली 3000 गुना 120 करते हैं तो कितना हो गया? 3,60,000। ठीक। अब उसके बाद जो है ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य जो है 30 रुपया है। तो 30 गुना 9000 तो कितना हो गया? 2,70,000। ठीक। अब कहता है क्या? सूखी मछली और ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य का अंतर है, तो यानी कि 36,000 में, नहीं सॉरी, 3,60,000 में 2,70,000 घटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या है? 90,000। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल के कुल विद्यार्थी का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 211 ज़्यादा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? तो पहले मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक। उसके बाद लड़कियों की संख्या 4x/7। अब लड़कों की संख्या कितनी है? तो 4x -4x/7 यानी कि 3x/7 अब लड़कों की संख्या हो गया। तो अब दोनों को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो 4x/7 माइनस 3x/7 211। तो x बराबर 211 गुना 7 गुना 3/7, 7 कैंसिल यानी कि 633 आंसर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, कीमत है 4 रुपया। परवीन एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमाएँ इस प्रकार है: 1 मीटर ऊंचाई है, 1 मीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर मोटाई है। इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी? तो पहले हम चेंज करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से, तो यहाँ हो गया दीवार की कुल ईंटों की संख्या यानी कि 100 यानी कि 101 मीटर 100 सेंटीमीटर गुना यहाँ 1 मीटर लंबाई यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबाई प्लस 5 सेंटीमीटर मोटाई है बट्टे 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 5, ये 5 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ कैंसिल, 10 यानी कि 50 बराबर 50 ईंट। तो 50 ईंटों की अब कीमत कितनी है? 4 रुपया है। तो 50 गुना 4 यानी कि 200 रुपये इसको खर्चा आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। कर्म विनिमय गुण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाता है तो
नई परिधि पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा? तो पुरानी वृत्त की जो है त्रिज्या r है। अच्छा, नए वृत्त की त्रिज्या तो 2r, तो बराबर 2 पाई गुना 2r कि 2 पाई r कितना हो गया? 2:1। तो 2:1, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया, जो उसके घर की उत्तरी दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापसी आने के बाद स्कूल गया और उसके घर की पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। तो स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे H नाम दिया और उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर के लिए M और स्कूल के लिए S बिंदु बनाया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? तो यह जो है S बिंदु को H बिंदु के दाईं और बायां बनाया जाता है, जिसकी दूरी HM से दोगुनी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 1 के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है और उसमें हो रही घटनाओं के अनुसार उन्हें कर्म में लगाने के लिए कहती है। पहला है क्रिकेट खेलना, दूसरा है नहाना, भोजन करना, किताबें पढ़ना। इस गतिविधियों के द्वारा तो शिक्षा समय और घटनाओं के कर्म की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये घटनाएं किसी भी कर्म में हो सकती है। तो यही आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभाकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 11 सेंटीमीटर है। नेहा इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर वाले घन पैक करना चाहती है। तो घनाकार बॉक्स में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाकार बक्से में पैक किए गए घनों की संख्या निम्नलिखित संख्या अधिक है। तो पहले एक बॉक्स में कितना है? 14 गुना 11 गुना 8, तो कितना? 1232 cm²। तो अब लेते हैं कि एक सेमी यानी कि सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की घनाभाकार बक्से में रखा जाता है, यानी कि 1232/1 यानी कि 1232। तो अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को संख्या को घनाकार बक्से में रखा जाता है। तो कितना? 1331। तो इसमें घटा देंगे तो कितना बचा अवशिष्ट, यानी कि 99। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाले 4 गाड़ियों के छूटने और पहुंचने का समय नीचे दिया गया है। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस छूटने का समय 6 बजे, पहुंचने का समय 2:07 उसी दिन। उसके बाद NDLS यानी कि आप देख सकते हैं बॉक्स में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्या? सारणी के अनुसार कौन सी रेलगाड़ी भोपाल पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी? तो यह जो है KLK SNSI SF SPL। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और
एक लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपया है, उसके पास 200 यानी कि 2500 है। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाकर वापस भी आती है तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि उसके अंकल का घर 150 किलोमीटर है, आने जाने में टोटल कितना हो गया 300 किलोमीटर। ठीक, 300 किलोमीटर। तब 1 लीटर का दाम कितना है 15 रुपया है। अब यहाँ 300 बट्टे 15 तो यानी कि 20 लीटर तेल आ जाएगा, 20 लीटर तेल। तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपया है, तो 20 लीटर यानी कि कीमत हो जाएगा आपका 20 गुना 95 यानी कि 1900 रुपया। ईसा के पास अब 2500 रुपया है, तो 2500 में 1900 आप घटा दीजिए तो बचा 600। तब ईसा के पास बचेगा 600, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में वेन हेले सिद्धांत के अनुसार कौन सा कर्म ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। तो पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो गणित में सभी परिमेय और अभिष्ट प्रमाणित तथ्य हैं, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मानित किया, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या है। यह एक उदाहरण ... का है, मुक्त सिरे वाले प्रश्न का है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का सही किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। यह सरासर सही है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी। यह गलत है, तो एक सही है, तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कना विवेचना है, इसीलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। यह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। तो यह जो है आत्मकेंद्रित, यह जो है ज्ञान के विषय में नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय भाषा सहायक होती है। पहला देखते हैं, समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, बिल्कुल। दूसरा देखते हैं, संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने में, गलत। तीसरा देखते हैं, तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में, यह सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा 2 के छात्र को जब 56 + 42 को हल करने के लिए कहा गया तो उसने इसे निम्न प्रकार से किया। पहला, 56 + 42 = 50, 50 + 40
प्लस 6 एक प्रकार हो गया, यहाँ 2 प्रकार, ठीक है, और यहाँ 3 प्रकार। तो एक गणित अध्यापक के रूप में आपकी इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र की प्रशंसा करें कि उसने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया, क्योंकि इससे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। यह सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। यही है प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है। निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। तो पहला है क्या कि 9 गुना 3 या 9 भागा 3। दूसरा है 9 गुना 0.3 या 9 भागा 0.3। तीसरा है 0.9 गुना 0.3 या 0.9 भागा 0.3। इस प्रकार के प्रश्न का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन की भांतियों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गणितीय प्रतिक्रिया नहीं है? तो यह जो है अनुकूलन नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं इरावती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है ... संख्याओं का। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? तो यह जो है नई पैटर्न का सृजन करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब चलेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। पहला क्या है? जमीन और जीविका की समस्याएं। बिल्कुल। दूसरी बात भूख की समस्याएं। बिल्कुल नहीं। वनों की समस्या, ये भी नहीं। कुडुक संस्कृति की समस्या, ये है। तो 1 और 4, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? तो यह जो है परिवार, समाज और खेल से यह सीखा जा सकता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? चींटियां है, दीमक है, मधुमक्खी है, रिंग नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वालसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो यह जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? तो यह जो है दिरहम, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डांडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है? तो यह जो है मिजोरम में किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो यह जो है राजस्थान में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश और असम से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाव पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है, तो प्राथमिक समाजीकरण का, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों में को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई? तो यह कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो इस तरह की गतिविधि को जो है विस्थापन कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है जीवाणु, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि पहला देखते हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित शेल्फ आयु होती है, या बिल्कुल है। भोज्य पदार्थ के प्रकरण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे, यह भी सही है। हमें उन भोज्य पदार्थ का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो गया है, तो यह भी सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो आज है मच्छरदानी का प्रयोग, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि पहला है केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकते।
दूसरा है चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सूखा जा सकता है, यह भी है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाती है, यह भी है। तो तीनों है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? तो यह जो है भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, यही इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4-5 छुआ अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो यह जो है, यह दर्शना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चे को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? तो यह जो है जातीय भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? तो यह जो है विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? तो यह जो है घरेलू कामकाज में लिंग संबंधित भेदभाव की अवधारणा इस पर केंद्रित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यह जो है शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान अवश्य है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? सही को पहचान करना है। पहला देखते हैं। मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन में देख सकता है। गलत। दूसरा, वस्तुओं दीवारों सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सही है। तीसरा है, हम वास्तविक दूरियों नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। गलत है। चौथा है, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। ये सही है। तो 1 ने 2 और 4 सही है। 2 और 4 ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पकड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? तो यह जो है समाचार पत्र के रिपोर्टर्स, यही एक सबसे माध्यम अच्छा है। ऑप्शन डी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका संकीर्ण पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों से सिखाने व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। तो यह सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्यों या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा पढ़ा अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियां का उपयोग करेगी? तो पहला है, छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों में के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। ये सही है। संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएं। यह गलत है। छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं, उन पर चर्चा करें। यह सही है। संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी। यह भी गलत है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के अभ्यास ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखेंगे कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि बाल्टी की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती है, क्योंकि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब लैंग्वेज पढ़ते हैं 1। निर्देशन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी आप लोग को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे? तो यह जो है अब्दुल्ला एवं कंपनी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था? तो महात्मा गांधी के लिए। अब गद्यांश पढ़ेंगे, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है? तो यह जो है नेटाल मरकरी का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत अधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य था?
तो यह जो है भारतीयों को मत अधिकार से वंचित करना, ये इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे, क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए मत अधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करें, यही है, इसीलिए रुकने के लिए चाहते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने मत अधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि यह सार्वजनिक कार्य था, इसीलिए शुल्क नहीं लिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि घबरा जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश का विलोम शब्द है, तो स्वदेश का विलोम शब्द जो है यह विदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, तो यह जो है ये। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए फिर निर्देश है 100 से 105 तक, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि का मुख्य भाव है दृढ़ निश्चयमकता। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार जीवन में सबसे ज़रूरी बात है, तो यह जो है उजाला। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरा प्रतीक है, तो अंधेरा प्रतीक है कठिनाइयों का। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है, तो यह है चिंतित। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भिन्न शब्द है गिरना। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है, तो यह जो है लक्ष्य प्राप्ति तक चलना, इसी का यह तात्पर्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेसन के अनुसार डॉट 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 व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ताओं अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो यह जो है मॉनिटर परिकल्पना। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस मंथन गतिविधि डॉट डॉट सहायता करती है, तो यह जो है रचनात्मक विचारों के सर्जन में। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है, तो यह जो है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन कौशल में बारीकी से पढ़ाना क्या है, तो यह जो है किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह अंतर संबंधित और नियम सहित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है, तो यह जो है भाषा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपागम पद्धतियाँ हमें क्या बताती है, तो कैसे पढ़ाएं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है, तो यह जो है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन की अवस्थाओं से सही कर्म को चुनिए। तो बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वचन तथा दोनों शब्दों वाली अवस्था, यही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारण पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है श्रव्य भाषा विधि कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? तो यह जो है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई। शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि निवेश, समृद्धि, परिवेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है? तो यह जो है लेखन का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? तो यह जो है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के दौर पर मातृभाषा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए मेरा 120 क्वेश्चन पूरा हो गया।